Welcome to all of you in my class. Myself, Dr. M.K. Agnihotri. This lecture is basically for BSc Part 1 Math groups, and I shall teach you paper second elementary analysis. तो सबसे पहले तो मैथमेटिक्स में आप लोग बीएससी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये आल्दो सभी लोग जान रहे हैं कि क्या डिफिनीशन है मैथमेटिक्स की, लेकिन तब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैथमेटिक्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आल्दो मैथमेटिक्स को डिफरेंट कॉन्सेप्ट से डिफाइन किया गया है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा। तो इन जनरल मैथमेटिक्स इज द ब्रिज बिटवीन माइंड एंड मैटर। दिस इज माइंड मैटर। मैथमेटिक्स वो है जो कि एक ब्रिज प्रोवाइड करेगा, और जिस ब्रिज से आप माइंड लगा करके, और जो है तो माइंड को आप हिंदी में सूक्ष्म कहेंगे और ये स्थूल, और इससे आप हर तरह के मैटर को सॉल्व करेंगे। ये एक आपको जो है तो ब्रिज प्रोवाइड करता है, मैथमेटिक्स से है। वैसे तो मैथमेटिक्स के लिए डिफरेंट टाइप्स जो है तो बताया गया है। मैथ्स इज द मदर ऑफ साइंस, मैथ्स इज द टूल्स ऑफ साइंस। मैथ्स में जो है तो आप लोगों को संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है, यथा शिखा मयूराणाम नागा नाम मणियों यथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धिम वर्तते। मतलब गणित का स्थान जिस तरह की मयूर में शिखा का, यथा शिखा मयूराणाम, जिस तरह मयूर में शिखा का स्थान है, इसी तरह नागाओं में मणियों का स्थान है। मणि, नागा जो मणि वाले नाग होते हैं उसमें जो मणि का स्थान है, उसी तरह शास्त्र और वेदों में मेधा की जगह पर जो है तो मणि का मैथ का स्थान होता है। तो इसलिए मैथ अपने आप में जो है तो सर्वोच्च स्थान पर है। और फिर यदि आप मैथ लगाएंगे और उसमें जो है तो आपके पास थोड़ा भी माइंड है, तो आप हर तरह के मैटर को सॉल्व करेंगे। ये मैथ्स की डिफिनीशन है। तो मैथ्स इज द ब्रिज बिटवीन माइंड एंड मैटर। मैथ्स इज द ब्रिज between mind and matter। अब आप लोगों को बेसिकली इसमें पेपर सेकंड में रियल एनालिसिस या एलिमेंट्री एनालिसिस है, उसको भी डिफाइन करना चाहूंगा। तो देखिए रियल एनालिसिस क्या है। रियल एनालिसिस, दिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच एनालिटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यहां पर जो है तो आप लोग रियल नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज का एनालिटिक विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। तो रियल एनालिसिस इज a branch of mathematics in which we study real numbers, analytic study, we analytic study of real numbers and its properties। आप लोगों को सिलेबस तो प्रोवाइड किया ही जाएगा बीएससी पार्ट 1 में क्या है, लेकिन मैं इसके टॉपिक्स लिख दे रहा हूं और इसके बाद जो है तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स पेपर सेकंड, नेम ऑफ द पेपर इज एलिमेंट्री एनालिसिस। ये आपके 5 यूनिट्स जो है तो कंसिस्ट करेगा, एंड 2020-21 में इसमें जो है तो केवल 4 यूनिट जो है तो ली जाएंगी। इसके बाद आप लोगों का अगले सेशन से 5 यूनिट रहेगा। तो यूनिट फर्स्ट में आप लोग पढ़ेंगे सेट, रिलेशन, मैप, लॉजिक एंड एग्जमेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। एग्जमेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। यूनिट सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स एंड सीक्वेंसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ
integers and sequences. Unit third, limit and continuity. Unit fourth, differentiability. And unit 5, application of derivatives. Unit 5, application of derivatives. But in this session, in 2020 and 21, we shall study only 4 units and curtailed syllabus में 5th यूनिट हटा दी गई है। तो ये 50 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 4 यूनिट आप लोगों को पढ़ना है। ऑल्दो सिलेबस में सारी बुक्स जो है तो रिकमेंडेड बुक्स लिखी हुई हैं और लेकिन मैं उनका तब भी जो है तो आप लोगों को बता दे रहा हूं। आप लोगों की जो बुक्स हैं तो ये हैं मैथमेटिकल एनालिसिस बाय एस सी मलिक एंड अरोरा। पहली बुक आप इसको ले सकते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस बाय एस सी मलिक एंड अरोरा, कविता अरोरा या अरोरा। सेकेंड, कैलकुलस वॉल्यूम फर्स्ट, कैलकुलस वॉल्यूम फर्स्ट बाय टी एम अपोस्टल। तीसरा, रियल एनालिसिस बाय अरोरा एंड बंसीलाल। तो ये रिकमेंडेड बुक्स तो बहुत सारी आप लोगों की रिकमेंडेड बुक्स हैं, लेकिन आप लोग जो है तो ये 3 बुक्स में लेंगे तो सिलेबस आप लोग मिल जाएगा। रेफरेंस बुक यदि आप चाहें तो ये ले सकते हैं रेफरेंस बुक्स में। ऑल्दो सारी सिलेबस की चीज़ें इसमें ही मिल जाएंगी, लेकिन रेफरेंस बुक में आप एनालिसिस बाय एक और भी जो है तो आप बुक लिख सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स इसमें नहीं है। एलिमेंट्री एनालिसिस बाय एन भट्टाचार्य रिकमेंडेड बुक में, एलिमेंट्री एनालिसिस बाय एन भट्टाचार्य। रेफरेंस बुक्स में आप कंसीडर कर सकते हैं एनालिसिस बाय डॉक्टर एस सी मलिक, सॉरी डॉक्टर एस सी श्रीवास्तव। सेकेंड, रियल एनालिसिस बाय डॉक्टर व्यास जी द्विवेदी। और थर्ड, रियल एनालिसिस बाय डॉक्टर बीपी यादव। ये भी रेफरेंस बुक्स हैं, आप इनको भी कंसीडर कर सकते हैं और कोई भी बुक लेकर के और आप देखेंगे बाकी चीज़ें तो यहाँ पर कंसीडर की ही जाएंगी और सारी चीज़ हम देखेंगे। तो अब हम लोग सिलेबस में चल रहे हैं और पहला यूनिट कंसीडर करेंगे और उस पर बात करेंगे। इसके पहले कि हम कोई चीज़ यहाँ पर सिलेबस की बताएं, इसमें आप लोगों के कुछ सिंबल्स हैं और उन सिंबल को मैं लिख दे रहा हूँ और उन सिंबल्स का यूज होगा इस पूरे एनालिसिस में, उन सिंबल्स का यूज है। तो देख लीजिए सिंबल्स। सिंबल्स और उनकी नेम ऑब्लिक मीनिंग। सिंबल नेम, देयर एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, फॉर ऑल, implies, implies and implied by, that is if and only if।
if and only if contradiction belongs to, does not belong to, epsilon, delta, theta, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, म्यू, पाई, पाई, पाई। ये कुछ जो है तो सिंबल्स हैं जो कि इसमें यूज होंगे, कुछ जो है तो शॉर्ट नोटेशंस हैं जैसे सच दैट, विथ रिस्पेक्ट टू, आई ई, इसकी मीनिंग तो दैट इज है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है इडिस्ट, इडिट से लिया गया है, इसकी मीनिंग है दैट इज, लेकिन फुल फॉर्म है इसका इड ईस्ट, इड ईस्ट। इसी तरह आपका ईजी, इसकी मीनिंग है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इसका फुल फॉर्म है एग्जाम्पली ग्रेसिया। और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं इसमें जो कि आप लोग पढ़ेंगे, जैसे ये कैरेट कहलाता है और एंड के लिए यूज होता है, एंड ये जो है तो आर के लिए यूज होगा, ये टिल्डे नोटेशन है, निगेशन के लिए यूज होता है, सर्किल्ड प्लस, कई जगह जो है तो इसको सिमेट्रिक डिफरेंस के रूप में भी आप यूज करेंगे, डेल्टा, नेबला या डेल भी बोलते हैं इसको। ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि यूज होंगे आप लोगों के एनालिसिस में, और इनके अलावा भी बहुत सारे अभी सिंबल्स जो आएंगे उसको हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। तो ये सिंबल्स हैं। इसके बाद अब हम लोग टॉपिक में चलते हैं और यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक कंसीडर करते हैं सेट। सेट को पढ़ने के पहले आप बताइए कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। क्या आप कह सकते हैं कलेक्शन संग्रह और सेट समुच्चय, इन दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर आप जानिए। कलेक्शन तो आप किसी भी चीज का कुछ कैसा भी कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जब कोई भी कलेक्शन में दो चीजें और भी हों तब जो है तो वो कलेक्शन सेट कहला जाएगा। पहली चीज, कलेक्शन को वेल डिफाइंड होना चाहिए, कलेक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड, एंड कलेक्शन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का होना चाहिए। कलेक्शन सुपरिभाषित होना चाहिए। वेल डिफाइंड मीन्स सुपरिभाषित, सुपरिभाषित हो, और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि अलग अलग वस्तुओं का होना चाहिए। जब इस तरह का कोई भी कलेक्शन होगा तब वो सेट होगा। जैसे यदि हम कलेक्शन ले लें इस तरह, सपोज करिए कहीं हमने ले लिया ए ई आई ओ यू, तो ये सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आपके डिस्टिंक्ट नहीं है। ये जो है तो दो ऑब्जेक्ट्स सेम आ रहे हैं। तो इसमें कलेक्शन जब भी होना चाहिए सेट के लिए तो उसमें ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज है, कलेक्शन को वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसे
जैसे कि यदि हम आपसे कहें कि ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट रेट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, तो क्या आप इसको सेट कहेंगे? तो ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट रेट यहां पर जो है तो क्रिकेटर्स का डिफाइंड नहीं है। कैसे क्रिकेटर्स फर्स्ट रेट में आएंगे? जिन्होंने रन ज्यादा बनाया या ज्यादा जो है तो विकेट लिया या क्या है, ये चीज डिफाइंड नहीं है। इसलिए जो है तो सेट ऑफ फर्स्ट रेट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट रेट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट सेट, ये सेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी दिया गया है वो डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड होना चाहिए। हम कहते हैं किसी क्लास में ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन लें, तो वो भी डिफाइंड नहीं है। आप किस बेस पर जो है तो ब्रिलियंट या टैलेंट आप जो है तो डिफाइन करेंगे, तो उसको डिफाइंड होना चाहिए। केवल इतना कह देने से कि ये फर्स्ट रेट क्रिकेटर्स का जो है तो कलेक्शन है तो सेट हो जाएगा, तो नहीं होगा। या टैलेंट या ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन है तो वो सेट नहीं हो जाएगा। उसको टैलेंट का मतलब आपका क्या है, ब्रिलियंट आप किसको कह रहे हैं, उस चीज को डिफाइंड होना चाहिए। तो जब कोई भी कलेक्शन में दिए गए ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होंगे और वो वेल डिफाइंड होगा, सुपरिभाषित होगा, तब आप उसको कहेंगे सेट। तो जो सेट की डिफिनीशन है वो ये है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक कलेक्शन लिखा है और इस कलेक्शन में आपके इंग्लिश अल्फाबेट के बाबल्स का जो है तो सेट है। ये बाबल्स वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल द बाबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये एक सेट है। इसी तरह हम लिख दें, सपोज करिए a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, दिस इज आल्सो सेट। और किससे डिफाइंड है? यहां पर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं एंड दिस इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स या इवन पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 2 to 10। 2 से 10 के बीच में जितने भी पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सेट है। तो इस तरह हम यहां पर डिफाइन कर दें, ए इज द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये भी एक सेट है। तो इस तरह सेट जो भी है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए उसमें और वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो वो सेट होगा। अब रिप्रेजेंटेशन के लिए जो तो इसमें दो मेथड्स हैं, आप लोग उनको भी देखें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड्स हैं। पहला मेथड इसमें टेबुलर या रोस्टर मेथड कहलाएगा, टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स को लिखना होता है और सेपरेटेड विथ कॉमाज एंड इनक्लोज्ड विथ कर्ली ब्रैकेट। इन दिस मेथड ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज रिटन सेपरेटेड विथ कॉमाज एंड इनक्लोज्ड विथ कर्ली ब्रैकेट। जैसे कि ये एग्जांपल्स जो लिखे हुए हैं, ये सब जो है तो टेबुलर फॉर्म में है। ये आपका जो है तो कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस कहलाता है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आप सेट के लेंगे उन सभी को लिखा जाएगा और कॉमा से सेपरेट किया जाएगा, तो ये कहलाता है आपका टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन वहीं पर हम जो दूसरा फॉर्म लेते हैं, जिस सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको लिखना मुश्किल होता है, ऐसे सेट को बेसिकली आप सेट बिल्डर फॉर्म से पढ़ेंगे। तो ये लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑब्लिक प्रॉपर्टी मेथड, ये जो है तो सेट का प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। इस मेथड में सेट के एलिमेंट नहीं लिखे जाते। इन दिस मेथड एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नॉट रिटन बट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑब्लिक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग इन ईच एलिमेंट बाय व्हिच सेट इज नोन, जिससे ऐसी प्रॉपर्टी को लिखना चाहिए जिससे आप सेट को पहचान सके, सारे एलिमेंट में बिलोंग करे। इसमें इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे जिससे आप सेट को लिख सकें। इसीलिए इसका नाम सेट बिल्डर, जो सेट को बना सके या प्रॉपर्टी आप उसमें लिखें जिससे सेट को लिखा जाए, जाना जाए, पहचाना जाए, वो जो है तो लिखा जाता है। तो इस मेथड में जैसे आपका यही सेट है तो आप इस तरह लिख देंगे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आप दूसरे सेट को जो है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो a इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये जो है तो नेचुरल नंबर्स हैं यहां पर, लेकिन किस तरह के नेचुरल नंबर्स हैं? यहां पर x इवन है और ये चीजें लिखनी होगी, x इज इवन, ये इवन है। और कहां से कहां तक इसकी क्राइटेरिया है?
टू, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे अभी मैंने एक तीसरा एग्जांपल बताया था, तो a इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ ए यू, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ ए यू, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो दो तरह के रिप्रेजेंटेशन के मेथड मैंने आप लोगों को बताया, टेबुलर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे कॉमा से सेपरेट करते हुए और कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज करेंगे, लेकिन वहीं पर सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते, उससे बिलोंग करने वाली प्रॉपर्टी को, जिससे आप एलिमेंट को पहचान सकें, ये चीज लिखी जाएगी। तो ये सेट रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड्स हैं। अब मैं यहां पर आपको टाइप्स ऑफ सेट बताऊंगा, और टाइप्स ऑफ सेट में पहले टाइप में बेसिकली सारे नंबर्स का कॉन्सेप्ट दूंगा, जिससे कि आपको किसी भी नंबर का सेट लिखना हो तो आप उसको लिख सकें। तो सबसे पहले इसमें हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की बात करेंगे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। बाय नेम इट इज क्लियर दैट एनी सेट which contains finite number of element is called finite element, otherwise is called finite set, otherwise infinite set। तो हम यहां पर इनफाइनाइट सेट का बेसिकली एग्जांपल आपको बताएंगे बेस्ड ऑन नंबर्स। तो एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट बेस्ड ऑन नंबर्स। पियानो ने, मैथमेटिशियन थे पियानो, उन्होंने जो है तो कॉन्सेप्ट दिया है नेचुरल नंबर्स का, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको जो है तो n या लेटेस्ट सिंबल ये आया हुआ है, इससे जो है तो ये डिनोट होगा। एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में जो भी काउंटिंग नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर्स ये लिखे जाएंगे। सेकंड, जब आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, x प्लस ए इज इक्वल टू बी इफ a इज ग्रेटर देन b, तो यहां पर सेट ऑफ इंटीजर्स बनाए गए जिसमें कि जीरो और निगेटिव नंबर भी लिखे गए। तो सेकंड, सेट ऑफ इंटीजर्स z और z और i से भी डिनोट होता है, और इसमें जो भी नंबर्स लिखे जाएंगे ये सारे नेचुरल नंबर्स तो रहेंगे ही, और इसके साथ साथ आपका 0 और -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इस तरह के भी नंबर आएंगे। तो इसमें यदि आप ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी करेंगे तब ये जो आपको जीरो सोल्यूशन मिलेगा वो इसमें है, और यदि ए ग्रेटर देन है तो निगेटिव मिलेंगे जिसका सोल्यूशन जेड्स में है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये आपके निगेटिव इंटीजर्स कहलाए, निगेटिव इंटीजर्स, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स बोले जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड जीरो इज जीरो इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, दिस इज जीरो इंटीजर which is neither positive nor negative। अब इंटीजर में हम और भी जो है तो क्लासिफाइड करेंगे नंबर्स में। इंटीजर्स में आप देखें, आप लोग सम संख्या कहते हैं, वास्तव में वो इवन इंटीजर्स बोले जाने चाहिए, इवन इंटीजर्स। तो उसमें आप पहला देखिए, इवन इंटीजर आप किसको कहेंगे, इवन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स। जो इंटीजर्स 2 से डिविजिबल हैं उनको आप इवन इंटीजर कहेंगे। इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स। तो इसके सेट को हम यदि ई से डिनोट करें तो 0, 2, 4, 6 एंड -2, -4, -6 ये इवन इंटीजर्स होंगे। दीज आर निगेटिव इवन, दीज आर पॉजिटिव इवन एंड दिस इज जीरो इवन। नोट दैट जीरो इज डिविजिबल बाई 2। डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, डिविजिबिलिटी में आपको यह ध्यान देना है कि जो इसका कॉन्सेप्ट है, यदि हम a को b से डिवाइड करें, डिवाइजर हमेशा जो डिवाइड किया जाएगा वो नॉन जीरो होगा, और यदि कोसेंट q आए और यहां पर लिखने पर रिमाइंडर r आए तो हम ये कहेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एंड रिमाइंडर की पोजीशन इस तरह होती है लेस देन एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द b। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपसे कहा जाए आप 5 को और -2 से डिवाइड करिए
और व्हाट विल बी द कोसेंट एंड रिमाइंडर, क्या इसका कोसेंट और रिमाइंडर होगा, तो ये -3 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर वैल्यू इसकी ये -3 टाइम्स, जब आप इसको जो है तो करेंगे तो ये 3 टाइम्स, तो ये -6 और यहाँ पर सॉरी ये यहाँ -5 है, 2 से डिवाइड करिए -5 को, तो कितने बार जाएगा, कोसेंट इसका क्या होगा ये आपको बताना है, तो -3 टाइम्स जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ पर -6 और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 वैल्यू रिमाइंडर होगी और ये यहाँ पर वेरीफाई है, A = BQ + R। या आपसे कहा जाए कि आप 5 को -2 से डिवाइड करिए तो ये कितने बार जाएगा, -2 से यदि डिवाइड करना हो तो ये यहाँ पर कितने बार आप इसको जो है तो कोसेंट क्या आएगा और इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये -2 टाइम्स आप इसको जो है तो करेंगे तो -2 ये 4 आ जाएगा और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, डिवीजन करने के लिए इंटीजर्स में ये आपको देखना है। तो यहाँ पर 0 भी 2 से डिविजिबल है, जब आप 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स जाएगा और 0 और ये यहाँ पर डिविजिबल है, इसलिए 0 इवन की कैटेगरी में आता है, इसको आप जो है तो इवन इंटीजर कहेंगे। तो जो भी इंटीजर्स 2 से डिविजिबल हैं वो सभी इवन इंटीजर्स कहलाएंगे। सेकेंड इसमें ऑड इंटीजर्स, इंटीजर्स which are not divisible by 2 are called odd integers, or if the set of odd integer is denoted by O, then 1 3 5 7 ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इधर निगेटिव में -1 -3 -5 -7 ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑड इंटीजर्स कहलाएंगे, पॉजिटिव ऑड और ये निगेटिव ऑड। तीसरे टाइप में इंटीजर में हम लोग देखेंगे प्राइम या इररिड्यूसिबल इंटीजर, प्राइम ऑब्लिक इररिड्यूसिबल इंटीजर्स। कौन से इंटीजर, हिंदी में इनको अभाज्य या रूट संख्याएं कहते हैं, कौन सी संख्याएं जो है तो प्राइम या इररिड्यूसिबल इंटीजर्स कहलाएंगी, तो उसके लिए यह डिफिनीशन है कि कोई भी इंटीजर p, एनी इंटीजर p is called prime if it has exactly 4 डिवाइजर्स, इसके ठीक 4 डिवाइजर हों, कौन कौन से, +-1 एंड +-p। p कोई भी इंटीजर है और यदि इसके ठीक 4 डिवाइजर हैं +-1 और +-p तो ये p प्राइम कहलाएगा। तो फिर आप बताइए कि कौन सा जो है तो लीस्ट पॉजिटिव प्राइम में कौन सा आएगा, कौन कौन से प्राइम आएंगे इसमें, तो इसके अंतर्गत आपका आएगा 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। इधर आपका -2 -3 -5 -7 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव प्राइम्स एंड दीज आर कॉल्ड निगेटिव प्राइम्स। ये जितने भी प्राइम्स हैं ये सब जो है तो या कि +-1 से डिविजिबल है, डिविजिबल होने का मतलब कि रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाए, और या फिर खुद से डिविजिबल है और खुद के +- से या +-1 से, केवल इनके 4 डिवाइजर हैं, एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स हैं, तो ये आपके प्राइम कहलाएंगे। यहाँ पर 2 को कहते हैं, रिमार्क में ये चीजें लिख लीजिए, 2 इज द लीस्ट पॉजिटिव प्राइम, 2 इज द लीस्ट पॉजिटिव प्राइम, एंड सेकेंड -2 is the largest positive prime, -2 is the largest negative prime, ये जो है तो लार्जेस्ट निगेटिव प्राइम है। और केवल 2 प्राइम यहाँ पर -2 और 2 ऐसे हैं जो कि इवन प्राइम है, और बाकी जितने प्राइम हैं सब ऑड प्राइम के अंतर्गत आएंगे। तो तीसरी चीज यहाँ पर लिख लीजिए, -2 एंड 2 आर ओनली इवन प्राइम्स, ये इवन प्राइम है, एंड अदर प्राइम्स आर ऑड। और एक टाइप के यहां पर इंटीजर और हैं जो कि कंपोजिट इंटीजर कहलाएंगे, संयुक्त पूर्णांक संख्याएं। कंपोजिट नाम से ही क्लियर है, संयुक्त,
जो दो इंटीजर के प्रोडक्ट के रूप में लिखे जा सकें। लेकिन प्रोडक्ट में तो हर इंटीजर को आप 1 और उसी इंटीजर के प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे, लेकिन जो कंपोजिट की डिफिनीशन है वो इस तरह है, कंपोजिट इंटीजर्स, एनी इंटीजर C is called composite if there exist integers a and b such that C is equal to a into b। जहां पर कंडीशन ये है, आप किसी भी इंटीजर जिसको दो इंटीजर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकें, लेकिन प्रोडक्ट में आए हुए इंटीजर्स के लिए कंडीशन है कि इनको +-1 और +-c नहीं होना चाहिए, b को भी +-1 और +-c नहीं होना चाहिए। तो जब आप किसी भी इंटीजर को दो इंटीजर के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हो, प्रोडक्ट में आए हुए इंटीजर 1-1 और c के +- को छोड़ करके हो, दोनों a और b, तो इस तरह का इंटीजर कंपोजिट इंटीजर कहलाता है। वास्तव में 0 +- 1 को छोड़ करके जो भी इंटीजर प्राइम नहीं है वो सभी कंपोजिट की कैटेगरी में आते हैं। तो कंपोजिट इंटीजर के सेट के रूप में यदि आप लिखें तो ये कंपोजिट इंटीजर का सेट है 10 सेट। आप 2, 3, इसके बाद आपका 4 आएगा, 4 इज कंपोजिट, 2 × 2, 6 इज कंपोजिट, फिर 7 के बाद आपका 8 आएगा, 9, 10, ये सब कंपोजिट इंटीजर है। 10 को आप 2 × 5, 9 को 3 × 3 इस तरह लिख सकते हैं, और ये निगेटिव आपके आएंगे। दीज आर कॉल्ड निगेटिव कंपोजिट एंड दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव कंपोजिट। और यहां पर 4 इज द लीस्ट कंपोजिट इंटीजर, ये चीज यहां पर आप जानिए, 4 इज द लीस्ट कंपोजिट, पॉजिटिव में 4 इज द लीस्ट पॉजिटिव कंपोजिट इंटीजर। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद इसमें एक प्रॉब्लम आई कि इस तरह के इक्वेशन का सॉल्यूशन जब सेट ऑफ इंटीजर में नहीं मिला, जहां पर ए बी को यदि डिवाइड ना करे, ax इज इक्वल टू बी वेयर ए डज नॉट डिवाइड बी, जैसे हम 2x इज इक्वल टू 3 लिखें तो x की वैल्यू जो आएगी वो इंटीजर में नहीं मिलेगी। और इस केस पर इंटीजर को भी एक्सटेंड किया गया और इंटीजर को एक्सटेंड करके सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बनाए गए। तो अगला जो यहां पर जो है तो सिस्टम आएगा उसमें, तो नंबर्स में तो सेट ऑफ, आप नेक्स्ट देखेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स डिनोटेड बाय की और लेटेस्ट सिंबल, ये कौन से नंबर को आप रेशनल कहेंगे इसकी डिफिनीशन देखिए। रेशनल नंबर्स के अंतर्गत कौन से नंबर आएंगे, परिमेय संख्या है। तो जिन नंबर्स को आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जहां पर p और q दोनों इंटीजर होंगे और q 0 नहीं है, एनी नंबर which can be written of form p/q where p and q are integers but q is not 0 is called a rational number। वो एक रेशनल नंबर होगा और उसको हम इस फॉर्म में, उसके सेट को इस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 2/3, 3/4 एंड डॉट सो ऑन, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, आर रेशनल नंबर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑलरेडी p/q के फॉर्म में लिखे हों आप उन्हीं को रेशनल कहेंगे। कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो पहले से p/q के फॉर्म में नहीं लिखे होते लेकिन रेशनल कहलाते हैं। जैसे कि आप इंटीजर कोई भी ले लीजिए, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सबके सब रेशनल होते हैं, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल। क्यों? क्योंकि कोई भी इंटीजर को आप जो है तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रेशनल होते हैं। एज इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल, ये सब रेशनल है। एज 0 इट कैन बी रिटन एज 0/1 p/q फॉर्म में। 1 को आप लिख सकते हैं 1/1, -1 को आप लिख सकते हैं -1/n। ये सभी जो है तो रेशनल नंबर्स हैं, p/q के फॉर्म में जो भी लिख दिए जाएं वो सभी रेशनल हैं। तो सारे इंटीजर्स भी रेशनल हैं।
और इतना ही नहीं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में यदि कोई भी नंबर लिखे हुए हैं तो वो भी रेशनल कहलाएंगे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आकर। सेकेंड चीज, यदि कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर इज रिटन इन डेसिमल फॉर्म एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट a finite number of digits occur, then that number is also rational. as 0.5 डेसिमल के बाद जो है तो एक डिजिट आया हुआ है, इसको आप 5/10 दैट इज 1/2 लिख देंगे, ये एक रेशनल नंबर है। इसी तरह आप, ये भी एक रेशनल नंबर है, डेसिमल के बाद जो है तो 2 डिजिट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आए हुए हैं, तो इनको आप इस तरह लिख सकते हैं, एंड दैट इज दिस थिंग, ये भी एक रेशनल है। तो आप बताइए कि यदि डेसिमल कोई भी नंबर यदि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है और डेसिमल फॉर्म के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आए तो क्या कहेंगे? क्या तब भी वो रेशनल होगा या वो रेशनल नहीं होगा? तो इस बात को ध्यान दीजिए, इफ एनी नंबर इज रिटन इन डेसिमल फॉर्म एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आकर, देन नंबर विल बी रेशनल इफ देयर इज अ रेकरिंग इन फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लास्ट। यदि लास्ट के डिजिट्स में, देखिए रिपीटिशन और रेकरिंग दोनों में अंतर है। डिजिट्स तो आपके 0 से 9 होंगे, तो रिपीटिशन तो कहीं ना कहीं होगा जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, लेकिन वहां पर रिपीटिशन की बात की जा रही है, रिपीटिशन रेकरिंग की बात की जा रही है कि रेकरिंग आना चाहिए। तो यदि डेसिमल पॉइंट के बाद आपका रेकरिंग आता है और एक डिजिट में आए या 2 उसके बाद या लास्ट की डिजिट्स में, तो वो भी रेशनल की कैटेगरी में आएगा। जैसे मैं नंबर यहां पर लिख रहा हूं एज 0.3333 डॉट डॉट सो ऑन, दैट इज 0.3 बार। देयर इज अ रेकरिंग इन 1 डिजिट 3, यहां पर ये जो है तो 3 में रेकरिंग कहलाएगा, जो कि ये डिजिट्स इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है यहां पर, लेकिन रेकरिंग है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरह आप लिख दें 1.252525 डॉट डॉट सो ऑन, दैट इज 1.25, 2 डिजिट में रेकरिंग है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरह यदि आप जो है तो, ये जरूरी नहीं कि डेसिमल के जस्ट बाद रेकरिंग हो, ऐसा भी आप कोई नंबर लिख दें 35 और हम लिख दें 747474 डॉट डॉट सो ऑन, दैट इज 2.3574 बार, ये भी जो है तो एक रेशनल नंबर होगा। तो यदि डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं और उनमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स में रेकरिंग हो लास्ट में, तब भी नंबर रेशनल कहलाएंगे, और ये आपके रेशनल नंबर हैं। और इनको निकालने का मेथड भी है, आप जैसे इसको 1/3 लिख देंगे और इसको भी इस तरह, इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सब जो है तो आप रेशनल P/Q फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है तो रेशनल नंबर्स हुआ। इसके बाद इसमें इर्रेशनल नंबर्स आएंगे। जो नेक्स्ट है आपका वो आएगा इर्रेशनल नंबर्स या सेट। मैं इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल बता रहा हूं, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स Q डैश से डिनोट होगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि इर्रेशनल नंबर होता क्या है, किसको आप इर्रेशनल नंबर कहेंगे। तो इसकी भी जो है तो आप डिफिनीशन 2-3 तरह से दे सकते हैं। पहले तो जो इसकी बेसिक डिफिनीशन है वो इर्रेशनलिटी ऑफ सर्ट्स के फॉर्म में हम बता रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर which is not complete square of any integer is called an irrational number। एक इसकी पहली डिफिनीशन, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का आप वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन उस पॉजिटिव इंटीजर को किसी भी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो भी नंबर्स होंगे दे आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल √2, फॉर एग्जाम्पल √3, √5, √4 इर्रेशनल नहीं होगा, क्योंकि √4 में 4 जो है तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो नहीं है। √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 एंड सो ऑन। √9 नहीं होगा क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो ये जो है तो एक इर्रेशनल नंबर की डिफिनीशन है कि जो भी आपके पॉजिटिव इंटीजर हो और किसी इंटीजर के परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उनका स्क्वायर रूट इर्रेशनल नंबर्स होगा। लेकिन एक दूसरे तरीके से यदि हम देखें तो इस डिफिनीशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इफ एनी नंबर इज रिटन इन डेसिमल फॉर्म, कोई भी नंबर यदि दशमलव बिंदु निरूपण में लिखा हुआ है एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आकर, बट देयर इज नो रेकरिंग इन एनी डिजिट्स,
यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आप लोगों को रेशनल में कि रेकरिंग आएगी, लेकिन इफ एनी नंबर इज रिटन इन डेसिमल फॉर्म एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट infinite number of digits occur but without recurring, there is no recurring in any digits in the last, then they are called irrational numbers. आप इन्हीं को जो ये नंबर लिखे हुए हैं, यदि आपने कभी इनकी वैल्यू निकाली हो तो √2 की वैल्यू 1.414 डॉट डॉट सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आकर विदाउट रेकरिंग, बिना रेकरिंग के जो है तो अनंत डिजिट्स आएंगे, इसलिए √2 इरेशनल है। ये तो मैंने इस डिफिनेशन से बताया। और यदि आप इसकी वैल्यू को आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आप निकाल के देखें कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आकर विदाउट रेकरिंग। इसी तरह √3 और इनकी सबकी वैल्यू, ये सभी जो है तो इरेशनल नंबर्स हैं और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में भी आप लिख करके इनको चेक कर सकते हैं। आप लोग पाई की वैल्यू जो लिखते हैं 22/7 या 3.14, दिस इज नॉट एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं। जैसे कि अब आप √2 की वैल्यू 1.414 कर दें तो इसको कहते हैं कि ये रेशनल नंबर है, ये तो रेशनल है, लेकिन √2 इरेशनल है, क्योंकि वास्तव में ये एग्जैक्ट वैल्यू √2 की है ही नहीं, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ √2। और यदि इसमें देखा जाए तो अभी मैंने डिफिनीशन बताया आप लोगों को, इस डिफिनीशन के थ्रू ये रेशनल है लेकिन √2 इरेशनल है, क्योंकि ये √2 की एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। ठीक उसी तरह पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, और यदि आप कहें कि इसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 है तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए ये तो रेशनल है लेकिन पाई इरेशनल है। वास्तव में यदि आप पाई की वैल्यू डेसिमल के कुछ प्लेस तक मैं लिख रहा हूं 3.1415 926 डॉट डॉट सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आकर विदाउट रेकरिंग, बिना रेकरिंग के, और जो है तो अनंत डिजिट्स आते जाएंगे, ये पाई की वैल्यू है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल ई 2.71 आप वैल्यू लिखते हैं, वास्तव में इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आकर विदाउट रेकरिंग, ये ई भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे और रेकरिंग नहीं आएगी, तो इस वजह से ये जो है तो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर जो मैंने इरेशनल की आपको डिफिनीशन बताई उसके अकॉर्डिंगली एक ये है और एक डिफिनीशन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में है, तो ये इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अभी तक आपने जितने नंबर पढ़ा नेचुरल, इंटीजर, रेशनल, उनमें यह है कि दो का आप एडिशन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो उसी के अंदर बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है तो इरेशनल नंबर में मैं एक दो चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें इस तरह की प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड नहीं करती है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि दो इरेशनल नंबर का सम क्या होगा, क्या हमेशा इरेशनल नंबर होगा, तो ये चीज़ें आप लोग जो है तो मैं एज ए रिजल्ट करके लिख दे रहा हूँ। दो इरेशनल नंबर का सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ये जरूरी नहीं कि एक इरेशनल नंबर आए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इरेशनल नंबर 2 ले लीजिए और दूसरा इरेशनल नंबर -2 ले लीजिए, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, क्यू डैश के एलिमेंट हैं, और यदि हम इसका सम करें तो √2 प्लस -√2 दिस इज 0 एंड दैट इज रेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर का सम एक हमेशा इरेशनल नहीं होगा, दैट मे बी रेशनल, और आपके सामने एग्जांपल है। लेकिन वहीं पर अब आप कहें कि √2 प्लस √3 तो दैट इज इरेशनल, लेकिन यहां पर हमने एक एग्जांपल बताया कि दो इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल नहीं होगा। ठीक इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल, दो इरेशनल का प्रोडक्ट भी जरूरी नहीं कि वो कि इरेशनल नंबर आए। फॉर एग्जांपल √2 इंटू √3, √2 इंटू √2 आप करिए तो ये 2 वैल्यू आ जाएगी रेशनल में। लेकिन वहीं पर आप जैसे दूसरा कोई भी ले लीजिए √2 इंटू √3 तो √6 वो इरेशनल होगा। लेकिन आप देख रहे हैं दो इरेशनल का प्रोडक्ट यहाँ पर रेशनल नंबर आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल का प्रोडक्ट एक इरेशनल ही आए। अब इसमें आप रिजल्ट बताइए, यदि एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो तो इसका सम क्या होगा? सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। ये हमेशा ट्रू है, किसी भी एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का आप सम करेंगे इसका प्रूफ होगा। जो हमेशा ट्रू है उसका प्रूफ होता है। एक रेशनल और एक इरेशनल का सम हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा,
और जब ये है तो इसका प्रूफ भी दे सकते हैं। और देखिए इसका प्रूफ आप किस तरह देंगे। आप एक मान लीजिए कि ये x रेशनल नंबर है और दूसरा हम मान ले रहे हैं कि ये y इरेशनल नंबर है, और हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव x प्लस वाई इज इरेशनल। यहां पर रियल एनालिसिस में स्पेशली हर जगह है कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे हम, और ज्यादातर केसेस में कंट्राडिक्शन मेथड यूज होता है जिसमें कंट्रेरी एज्यूम कर लिया जाता है गलत। आपको x प्लस वाई क्यू डैश में बिलोंग कराना है तो हम उल्टा इसका मान लेते हैं कि यदि संभव है तो आप एज्यूम कर लीजिए कि x प्लस वाई एक रेशनल नंबर है, और इसके बाद आप उसको प्रोसीड करेंगे आगे तो आपको कहीं ना कहीं विरोधाभास कंट्राडिक्शन मिलेगा, और अपना ये एजम्पशन आप वापस ले लेंगे और कह देंगे कि x प्लस वाई रेशनल ही होना चाहिए। देखिए हम इस मेथड से इसको बता रहे हैं, इफ पॉसिबल यदि संभव है तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं लेट x प्लस वाई इज रेशनल। गलत एजम्पशन हमने ये मान लिया है। अब आप इस बात को आगे प्रोसीड करिए और देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। नाउ x प्लस वाई यदि आपने रेशनल एज्यूम कर लिया और यहां पर x भी रेशनल है तो इसको भी हमने जो है तो रेशनल मान लिया। ये भी x प्लस वाई रेशनल है और x रेशनल है। अब दो रेशनल नंबर का सम और डिफरेंस रेशनल ही होता है, रेशनल और इंटीजर में तो सम डिफरेंस वही होगा। तो आप यहां पर ये इस तरह लिख देंगे दिस थिंग, और माइनस एक्स ये भी एक रेशनल नंबर होगा, और ये जब रेशनल हो गया तो रिजल्ट आपका मिलेगा x से x कैंसिल हुआ, दिस थिंग इंप्लाइज y इज रेशनल, और यहां पर आप एज्यूम कर चुके हैं कि y इज एन इरेशनल नंबर, तो दिस इज कंट्राडिक्शन ऑफ दैट y इज इरेशनल नंबर। तो अगर दिस एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हम एज्यूम कर चुके हैं कि x प्लस वाई इरेशनल नंबर, यहां पर आपने ये माना x प्लस वाई रेशनल नंबर है, ये गलत है, और x प्लस वाई को इरेशनल ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप x प्लस वाई को रेशनल मान ले रहे हैं तो हमें एक प्री एज्यूम्ड कॉन्सेप्ट का जो है तो कंट्राडिक्शन मिल रहा है। आपने y को इरेशनल माना है लेकिन इस तरह के एजम्पशन से y रेशनल बन जा रहा है, इसलिए हमारा एजम्पशन गलत है, और हम ये कहेंगे कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू क्यू डैश। और इस तरह ये चीज प्रूफ हो जा रही है कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसी तरह यदि आपसे कहा जाए कि एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट के बारे में आप एक बात याद रखिए, यदि ऐसे आप कह दें कि प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर मे बी रेशनल, यदि हम ये बात कहें कि एक रेशनल ने और एक इरेशनल ने तो उसका प्रोडक्ट रेशनल हो सकता है। कैसे? यदि हम एक रेशनल में जीरो ले लें, जीरो रेशनल नंबर, और y कोई भी इरेशनल नंबर लेंगे तो x इंटू वाई जब आप करेंगे तो 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये आपको रेशनल मिल जाएगा। एक रेशनल में यदि हम पर्टिकुलर जीरो ले लें और इरेशनल नंबर कोई भी लेंगे तो इसका प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर 0 मिलेगा। लेकिन इसी में एक जो है तो फिर प्रूव होगा उसका कि यदि हम रेशनल नंबर में नॉन जीरो लें, नॉन जीरो रेशनल नंबर का किसी भी इरेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है। तो यहां पर यह रिजल्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ये हमेशा इरेशनल होगा। जैसे कि मैंने इसको प्रूव किया कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, उसी तरह यदि आप रेशनल में नॉन जीरो रेशनल लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट किसी भी इरेशनल नंबर के साथ करेंगे तो इरेशनल नंबर ही होगा। अब आप देखिए इसका प्रूफ कैसे जो है तो आप इस चीज को प्रूव करेंगे। तो मान लीजिए कि x कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर है और y हम कोई भी इरेशनल नंबर ले रहे हैं। अब आप देखिए हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव इनका प्रोडक्ट इरेशनल नंबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। चलिए इसको भी कंट्राडिक्शन मेथड हम यूज करते हैं, जैसे कि मैंने इसमें बताया यदि संभव है तो आप मान लीजिए इफ पॉसिबल लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू। सपोज करिए यदि संभव है तो हम मान ले रहे हैं कि x और y इन दोनों का प्रोडक्ट रेशनल है। तो अब आप देखिए नाउ एक्स वाई इज रेशनल, और ऊपर आप एज्यूम किए हैं कि नॉन जीरो x भी रेशनल है एंड x नॉट जीरो इज रेशनल। ये दो रेशनल नंबर आपके सामने हैं, और आप ये भी जानते हैं कि कोई नॉन जीरो हो तो उसका रेसिप्रोकल भी रेशनल होता है। तो दिस थिंग इंप्लाइज एक्स वाई इज रेशनल एंड 1/x ये भी रेशनल हुआ,
नॉन जीरो रेशनल का आप रेसिप्रोकल लेंगे वो भी एक रेशनल नंबर होगा। एंड दिस थिंग, अब इनका प्रोडक्ट, दो रेशनल का प्रोडक्ट भी रेशनल है, तो यदि आप इनका प्रोडक्ट कर दीजिए तो ये भी रेशनल है। यक से नॉन जीरो है, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ रिजल्ट आया y बिलोंग्स टू q। फिर से ये कंट्राडिक्शन है, विच इज अगेन कंट्राडिक्शन ऑफ दैट y बिलोंग्स टू q डैश। y q डैश का एलिमेंट है, फिर से हमें एक कंट्राडिक्शन मिल रहा है, विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ दैट y बिलोंग्स टू q डैश। तो ये वाला एजम्पशन गलत है जो आपने माना है कि x y q में होगा। सो एजम्पशन दैट x y बिलोंग्स टू q इज रॉन्ग, ये एजम्पशन आपका गलत है, और आप फाइनली ये कहेंगे हेंस x y बिलोंग्स टू q डैश, मतलब प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये कुछ चीजें इर्रेशनल से रिलेटेड थी। अब इसमें यदि हम रेशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर्स का एक साथ जो है तो एक सेट बना दें तो वो रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर में इसमें हम ये देखेंगे कि जो रियल नंबर का सेट है वो रेशनल और इर्रेशनल दोनों का यूनियन है। रियल नंबर्स का सेट, सारे रेशनल नंबर जो अभी आपने पढ़ा और इर्रेशनल नंबर पढ़ा, उन सभी का यूनियन कर दीजिए तो ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाएगा। और एक रियल एनालिसिस में आल्दो आप लोग रियल नंबर ही पढ़ेंगे, लेकिन एक इसमें जो है तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। इस तरह जो है तो इसको डिनोट किया जाएगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें किस तरह के एलिमेंट लिखे जाएंगे, कि इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इस तरह के एलिमेंट सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3i 4 माइनस 2i 1/2 प्लस √3i आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन वी कैन से दैट ऑल द रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एज इफ x is any real number we can write x plus 0i into 0 and this is complex number। तो फाइनली आपने जितने भी नंबर्स के पढ़े हैं सेट, उनको हम इस तरह लिख सकते हैं n इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन z, z इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन q, q इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन r एंड r इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन c। ये इसमें एक रिलेशनशिप है। तो ये मैंने इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स में पूरे जो है तो आप लोगों को नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया है, और अगले लेक्चर में हम लोग सेट को आगे कंटिन्यू करते हुए और सेट के दूसरे टाइप्स और देखेंगे।